तो आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है द प्राइमल फियर। और आज की हमारी कहानी एक कोर्ट केस के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये कहानी शुरू होती है शिकागो में, जहाँ पर हम मार्टिन वेल नाम के एक डिफेंस लॉयर को देखते हैं। और मार्टिन फेमस होना चाहता है, तो वो इसी तरीके के केस ढूंढता है जो कि मीडिया में काफी छाए हुए हों। और एक तरीके से वो सिर्फ हाई प्रोफाइल केस ही उठाता है, लेकिन साथ साथ वो एक अच्छे दिल का इंसान भी है। और वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले और किसी भी हालत में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब एक दिन यहाँ पर मार्टिन टीवी पर एक न्यूज देखता है कि एक 19 साल के लड़के ने एक आर्क बिशप मिस्टर रशमैन का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया है। और न्यूज चैनल बता रहा होता है कि इस लड़के ने उनके शरीर के ऊपर बड़ी बेरहमी से 80 बार चाकू से वार किया है। और इतना ही नहीं, इस लड़के ने बड़ी बेरहमी से चाकू से उनकी छाती पर एक नंबर भी लिख दिया होता है। और यहाँ पर मिस्टर रशमैन एक हाई प्रोफाइल फादर ही होता है, जिस वजह से ये केस भी काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया होता है। अब क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था और सभी मीडिया में इसी की बात हो रही होती है, तो मार्टिन भी सोचता है कि वो इस केस को लेकर इस लड़के के लिए लड़ेगा। और यहाँ पर इस लड़के का नाम एरॉन होता है और ये एक एल्टर बॉय होता है, मतलब कि जो कि चर्च वगैरह में सेवा करते हैं। और पुलिस ने एरॉन को मौकाए वारदात से खून की लथपथ हालत में भागते हुए पकड़ा था। पर वह यहाँ पर इस केस को, जो कि मीडिया में इतना छाया हुआ है, वो इस केस को अपने अंडर लेना चाहता है। अब इसी केस के सिलसिले में वो एरॉन से मिलता है और उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता है। तो तब यहाँ पर उसे एरॉन से पता चलता है कि पहले एरॉन सड़कों पे भीख मांगा करता था, लेकिन फिर फादर रशमैन ने उसे अपने चर्च में आसरा दिया। और उस आश्रम में बाकी एल्टर बॉय और एल्टर लड़कियां भी थीं जो कि आश्रम में सेवा करते हैं। और एरॉन के लिए मिस्टर रशमैन उसके पिता के समान थे और वो उन्हें नहीं मार सकता। और दरअसल एरॉन काफी शांत लड़का होता है, जो कि यहाँ पर हकलाते हुए बात कर रहा था। और उसे देखकर तो लग रहा था कि उसने आज तक कोई चींटी भी नहीं मारी होगी। और यहाँ तो हम जानते हैं कि मार्टिन अमीर लोगों के केस लड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब वो एरॉन का केस लेता है तो उसे एरॉन के ऊपर काफी दया आती है। और वो पूरा फैसला कर लेता है कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, इस बेचारे एरॉन को तो वो सजा नहीं होने देगा। अब यहाँ पर एरॉन से पूछताछ करते वक्त एरॉन बताता है कि मर्डर के दिन मिस्टर रशमैन लाइब्रेरी में थे और तभी एरॉन बाहर से गुजर रहा था। और तभी उसे अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनकर वो लाइब्रेरी में वापस आया। लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि मिस्टर रशमैन तो ऑलरेडी मरे पड़े थे। और उसी समय मैं भी बेहोश हो गया। और दरअसल यहाँ पर एरॉन को अमनेशिया की बीमारी थी, जिस वजह से उसे अक्सर ब्लैकआउट आया करते थे। और इसी वजह से अब उसे वहाँ पर क्या हुआ ये याद नहीं था। लेकिन एरॉन के मुताबिक रूम के अंदर कोई तीसरा आदमी था और उसी ने रशमैन को मारा है। लेकिन फिर मार्टिन पूछता है, तो आखिर तुम वहाँ से भागे क्यों? तब यहाँ पर एरॉन कहता है कि उस समय मैं खुद वहाँ पर खून से लथपथ था, इसलिए डर की वजह से मैं वहाँ से भागने लगा। अब इन सारी डिटेल्स के साथ मार्टिन वापस आता है और अब उसे एरॉन को किसी भी कीमत पर बचाना है। लेकिन अब उसे बचाने के लिए ये साबित करना होगा कि वहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। लेकिन देखना था कि अब वो आखिर ऐसा करेगा कैसे। तो वहीं यहाँ पर फादर रशमैन काफी जानी मानी हस्ती था, तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक जॉन शोशनेगी नाम का स्टेट सेनेटर होता है, जो कि गवर्नमेंट पे दबाव बना रहा होता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और उस एरॉन नाम के लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन यहाँ पर मार्टिन इस न्यूज को देखकर कुछ अलग ही सोच रहा होता है और उसका कहना होता है कि ये एल्टर बॉय एरॉन तो सिर्फ एक मोहरा है और उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक आसान टारगेट है। लेकिन इसके पीठ पीछे कोई और है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। हालांकि मार्टिन के कलीग टॉमी को उसकी थ्योरी पर भरोसा नहीं होता और उसे पूरा भरोसा होता है कि एरॉन ही कातिल है। और टॉमी कहता है कि वैसे भी वो कत्ल के वक्त वहाँ पर मौजूद था और रशमैन के खून के धब्बों के निशान भी उसके कपड़ों पर मिले हैं। और अब तुम्हें इसके आगे और क्या सबूत चाहिए? लेकिन मार्टिन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ तो एक सेटअप हो और असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा हो। तो इस पर यहाँ पर टॉमी कहता है कि कत्ल के वक्त वो खूनी घर के आसपास चला है और उसके पैरों के निशान भी वहाँ पर मिले हैं। और वो पैरों के निशान एरॉन के पैरों के निशान से ही मिलते हैं और वहाँ पर मौजूद चीजों के ऊपर भी एरॉन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और अब इतना क्या कम है ये चीज साबित करने के लिए कि उस एरॉन ने ही रशमैन को मारा है। लेकिन मार्टिन के हिसाब से तो वहाँ पर कोई ना कोई तीसरा शख्स था। लेकिन टॉमी ने कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस वहाँ पर नहीं मिला है और फिलहाल मार्टिन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ
इस केस में मार्टिन की अपोनेंट होती है जेनेट नाम की लॉयर, और जेनेट पहले मार्टिन के ही अंडर काम करा करती थी और दोनों में काफी प्यार भी था। पर अब वो रिश्ता नहीं रहा और अब यहाँ पर जेनेट ने अपनी खुद की इमेज बनाई होती है और अब वो अपने बॉस यंकी के लिए काम करती है। लेकिन अब इस केस में जॉन श्वार्ज़नेगर भी, जो कि एक सेनेटर है, यंकी के थ्रू जेनेट के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है इस केस को जीतने के लिए। और उसने यहाँ पर यंकी से ये कहलवाया होता है कि अगर जेनेट ये केस हार गई तो उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अब इसी बीच केस की सुनवाई शुरू हो गई है और यहाँ पर केस की पहली हियरिंग में मार्टिन ने जज से इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा और समय मांगा और उसकी ये अपील मंजूर भी हो गई। और यहाँ पर मार्टिन को जॉन श्वार्ज़नेगर पे शक होता है कि वो आखिर इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। अब इस बारे में पता लगाने के लिए मार्टिन को वो जमीन मिलती है जिस पर जॉन श्वार्ज़नेगर काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन जॉन को अपना प्रोजेक्ट रोकना पड़ा क्योंकि रशमैन ने उस जमीन पे काम करने के लिए उसे इजाजत नहीं दी थी, ये कहकर कि ये चर्च की जमीन है। और इसी वजह से जॉन का काफी बड़ा नुकसान हुआ था। और ठीक इसके बाद ही पादरी रशमैन की जान गई और मार्टिन का यही सोचना होता है कि शायद इसी वजह से जॉन ने अपने घाटे के बदले रशमैन को जान से मार दिया और मर्डर को इस तरीके से सेटअप किया कि सारा इल्जाम एरॉन के ऊपर आ जाए, क्योंकि फादरी रशमैन को उनके मरने से पहले भी काफी धमकियां मिली थी और हो सकता है कि ये सब कुछ भी जॉन ने करवाया हो। अब यहाँ पर मार्टिन का सोचना तो सही होता है, लेकिन वो इसे कोर्ट में कैसे प्रूव करेगा, इसमें कोई तो लिंक होना चाहिए। अब इस बीच यहाँ पर मार्टिन का कलीग टॉमी रशमैन के आश्रम में जाता है जहाँ पर एरॉन रहता था और वो वहाँ पर एरॉन के रूम की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टॉमी के ऊपर कोई शख्स हमला कर देता है और वहाँ से कुछ लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर टॉमी उसके कान से उसका हेयरिंग छीन लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर रूम में टॉमी को एक लड़की की फोटो दिखती है जिसके ऊपर लिंडा लिखा हुआ था। अब यहाँ पर टॉमी वो हियरिंग और वो फोटो मार्टिन को दिखाता है और मार्टिन उस हियरिंग को लेकर एरॉन के पास जाता है और वो उससे दिखाते हुए पूछता है कि आखिर ये किसकी है। तब एरॉन कहता है कि ये हियरिंग एलेक्स नाम के एक लड़के की होगी और एलेक्स भी यहाँ पर एरॉन की तरह ही एल्टर बॉय था जो कि उसी की तरह आश्रम में रहा करता था। अब इसके बाद मार्टिन उसे लिंडा की तस्वीर दिखाता है तो एरॉन बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर बात करते वक्त एरॉन को बार बार ब्लैकआउट हो रहे थे, तो इस वजह से वो यहाँ पर एक डॉक्टर मोली नाम की साइकेट्रिस्ट को हायर करता है और अब वो एरॉन को एग्जामिन करने लगती है। और अब यहाँ पर मार्टिन का तो यही काम होता है कि कोर्ट में ये दिखाना कि मिस्टर रशमैन को कोई और इंसान भी मार सकता है और किसी तरीके से एरॉन के ऊपर से शक की सुई हट जाए। इसलिए यहाँ पर मार्टिन अपनी टीम से कहकर उस नंबर के बारे में तलाश करने के लिए कहता है, तो उसकी टीम को रशमैन की चैरिटी फाउंडेशन की एक डील की फाइल के बारे में पता चलता है जिसका नंबर भी वही सेम नंबर होता है जो कि उसकी छाती पर लिखा था। और उस फाइल से यहाँ पर फादरी रशमैन के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि रशमैन काफी ज्यादा करप्ट आदमी था और ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उसने एक चैरिटी शुरू की थी, क्योंकि एक फादरी होने के कारण उसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता और उसकी चैरिटी के इन्वेस्टर गवर्नमेंट के काफी बड़े बड़े करप्ट ऑफिसर होते हैं। और उनमें से एक रशमैन का खास दोस्त जॉन भी था जो कि चर्च के नाम पर आसपास की सारी जमीन को हड़प रहे होते हैं। लेकिन इस साउथ वेस्ट की डील में जो नंबर उसकी छाती पर लिखा था वो खुद चर्च की जमीन होती है और जॉन इस जमीन को भी कब्जे में करना चाहता था, लेकिन रशमैन ने जॉन को ऐसा करने से मना कर दिया और इसी डील के कारण दोनों ही दोस्तों के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी। और इसलिए यहाँ पर मार्टिन को लगता है कि यही वजह होगी कि जॉन ने रशमैन को मारा होगा। और कोर्ट में भी मार्टिन यही कहता है किसी और ने रशमैन का मर्डर किया होगा, क्योंकि एरॉन के पास तो मर्डर करने का कोई मोटिव ही नहीं था और इसी वजह से उसे लगता है कि मर्डर के दिन वहाँ पर कोई तीसरा आदमी ही मौजूद था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में जेनेट पुलिस से एक एक करके सारे एविडेंस के बारे में बात करती है और जो रशमैन की छाती के ऊपर जो नंबर लिखा था उसके बारे में भी वो पुलिस से पूछती है और वो बताती है कि रशमैन की छाती के ऊपर जो नंबर लिखा था वो एक्चुअल में वो एक बुक कैटलॉग का नंबर है जो कि पादरी रशमैन के प्राइवेट रूम से मिली है और इस बुक का नाम होता है स्कारलेट लेटर। और इस बुक के 856 पेज पर एक लाइन को अंडरलाइन किया होता है और इस पैसेज का यही मतलब होता है कि हर एक आदमी के दो चेहरे होते हैं, एक वो चेहरा जो भीड़ को दिखाता है और एक वो चेहरा जो उसकी प्राइवेट लाइफ में उसका होता है। अब इस लाइन को किसने अंडरलाइन किया, जेनेट इस बारे में एरॉन से पूछती है,
लेकिन एरोन को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब यहाँ पर इस केस में एक ही नंबर के दो मतलब निकलते हैं, एक जो मार्टिन को मिला था और दूसरा जो पुलिस ने ढूंढा था। अब यहाँ पर साइकेट्रिस्ट मॉली एरोन को एग्जामिन कर रही थी, तो वो बार बार एरोन से लिंडा के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है और वो अब तक एरोन से जेल में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। लेकिन हर बार एरोन लिंडा की बात को टाल देता। लेकिन डॉक्टर के बार बार पूछने पर एक समय ऐसा आता है जब एरोन काफी गुस्से में आ जाता है और गंदे शब्दों में डॉक्टर मॉली को काफी कुछ सुना देता है। और ये सब देखकर डॉक्टर को शक होने लगता है कि इसे एमनेसिया की बीमारी के अलावा भी और कुछ है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्टिन और टॉमी एलेक्स को पकड़ के उससे पूछते हैं कि आखिर उसने उस दिन टॉमी के ऊपर हमला क्यों किया था और वो उस रूम में क्या ढूंढ रहा था। तो तब यहाँ पर एलेक्स मार्टिन को बताता है कि वो उस दिन एक अडल्ट टेप को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस टेप में 3 लोग थे, एलेक्स खुद, एरोन और वो लड़की लिंडा। और इन तीनों की वो अडल्ट टेप थी और वो अडल्ट टेप इनसे उस फादरी रशमैन ने बनवाई थी। और आश्रम में जितने भी लोग थे उन सभी से ऐसा ही करवाया करता था। और उसके रूम में जितनी भी कैसेटें पड़ी हैं उन सभी के अंदर आपको ये अडल्ट मूवी के सीन दिख जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मार्टिन रशमैन के घर जाकर वहाँ से एक टेप चुराता है और यहाँ पर मार्टिन की टीम उस टेप को चलाकर देखती है। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रशमैन उस आश्रम के अंदर अडल्ट लड़के लड़कियों से ऐसी अडल्ट टेप बनवाया करता था और खुद भी उन्हें एंजॉय करता था, यानी कि वो उन सभी का सेक्सुअल अब्यूज करता था। और अब अगर यहाँ पे पुलिस को ये सबूत मिल गया तो इस केस का पूरा रुख ही पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस टेप में एरोन के ऊपर अब्यूज हो रहा था। मतलब कि अब तो एरोन के पास भी रशमैन को मारने का एक अच्छा खासा मोटिव था और इस वजह से अब यहाँ पर मार्टिन इस केस को हार सकता था। तो फिर इसलिए मार्टिन गुस्से में यहाँ पर एरोन के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे उस टेप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पर बार बार चिल्लाने के बाद एरोन अपना सर पकड़कर जोरों से दीवार में मारने लगता है और अचानक से वो यहाँ पर एक नए इंसान में बदल जाता है, जहाँ पर वो अब हकलाना बिल्कुल बंद कर चुका होता है और वो अपना सीधा नाम रॉय बताता है। और वो यहाँ पर मार्टिन को भी मारने लगता है और वो उससे कहता है कि अपना चिल्लाना बंद कर और मुझसे ठीक से बात कर। और वो यहाँ पर मार्टिन से कहता है तू एरोन को क्यों डराता है, कि एरोन तो एक नंबर का डरपोक आदमी है और उससे कोई काम नहीं होता, और जब भी वो डर जाता है तो फिर मैं आता हूँ और वो क्या किसी को मारेगा, मारने के लिए दम चाहिए और उस रशमैन को मैंने ही मारा है। और तब यहाँ पर रॉय उससे कहता है कि वो साला रशमैन एरोन से गंदे काम करवाता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद मार्टिन पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि वो अब तक एरोन को बेगुनाह समझ रहा था और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। तब यहाँ पर डॉक्टर मोली मार्टिन से कहती है कि देखो ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है और इसे सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मार्टिन कोर्ट के बीचों बीच एरोन के पागलपन की दलील नहीं दे सकता, इसलिए फिर वो प्लान करके वो टेप जेनिट के घर पे भिजवाता है। और जेनिट जब वो टेप देखती है तो वो मार्टिन के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर वो खुद उस टेप को कोर्ट में क्यों नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पर मार्टिन को भी पता था कि अगर वो टेप सामने आएगी तो जेनिट भी एरोन की तरफ सिंपैथी दिखाएगी और शायद से वो छूट सकता है। तो इसलिए पहले तो जेनिट उस टेप को नहीं दिखाने वाली होती, लेकिन यहाँ पर जब मार्टिन आकर जेनिट को धमकाता है कि जल्द से जल्द उस टेप को कोर्ट में दिखाओ और उस एरोन को सजा दिलवाओ, तो इसलिए फिर जेनेट अगले दिन कोर्ट में उस टेप को दिखाती है। और अब क्योंकि मार्टिन को भी पता था कि अब वो एरोन को और डिफेंड नहीं कर सकता, तो इसलिए अब वो फिर ये सब कुछ जेनेट के जरिए करवा रहा था। और यहाँ पर मार्टिन का प्लान होता है कि वो कोर्ट के सामने रशमैन के इस अब्यूजिव नेचर को सबके सामने साबित करेगा और साथ ही में ये भी दिखाने की कोशिश करेगा कि इसमें जॉन भी बराबर से शामिल था और इस मर्डर का इल्जाम वो कहीं ना कहीं जॉन के ऊपर ही डालना चाहता था। तो फिर अगले दिन यहाँ पर मार्टिन जॉन को कटघरे में खड़ा करता है और उससे कहता है कि तुम इस स्टेट के सेनेटर हो और जब रशमैन इन सारे बच्चों को अब्यूज करा करता था, उनकी फिल्में बनाया करता था, तो तुम यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद तुम उसके दोस्त थे, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और क्या तुम्हारे पास कभी भी इस बारे में कोई जिक्र तक नहीं हुआ। तब यहाँ पर जॉन कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और दरअसल यहाँ पर जॉन को भी इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन बस वो अपनी खुद की इमेज बचाने के लिए यहाँ पर झूठ बोल रहा था। अब इसके बाद यहाँ पर मार्टिन कुछ साल पहले वाले एक केस का सबूत दिखाता है, जहाँ पर मिस्टर रशमैन के खिलाफ एक केस हुआ था और उस केस में सारे सबूत जॉन ने ही मिटाए थे और जॉन भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पर अब जेनेट इस केस में एतराज दिखाती है, क्योंकि मार्टिन इस केस को गुमराह कर रहा होता है, क्योंकि भले ये साबित हो जाए कि जॉन भी रशमैन से मिला हुआ था,
लेकिन इससे ये कहीं से भी साबित नहीं होता कि उसी ने रशमैन का खून किया है। इसलिए यहाँ पर कोर्ट जॉन की गवाही को इग्नोर करती है और मार्टिन के ऊपर भी केस को गुमराह करने के लिए फाइन लगाती है। और इनफैक्ट यहाँ पर उस टेप के जरिए ये साबित हो जाता है कि एरॉन ने रशमैन को मारा है। लेकिन फिर यहाँ पर मार्टिन अपने आखिरी पत्ता खोलता है और वो यहाँ पर डॉक्टर मूली को कटघरे में खड़े कर उनसे क्वेश्चन करता है कि एरॉन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन डॉक्टर मॉली के पास यहाँ पर ना तो कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, ना ही किसी तरीके का सबूत, और मॉली को इस केस में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अब यहाँ पर मार्टिन इस केस को हार रहा होता है। उसे बेचारे एरॉन को किसी भी तरीके से बचाना था, क्योंकि उसके बचपन में एक अब्यूजिव फादर की पनिशमेंट के कारण उसके अंदर इस मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जन्म दिया था। और यहाँ पर अब मार्टिन एरॉन को कटघरे में बुलाता है और उससे क्वेश्चन करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो यहाँ पर एरॉन को उकसाने लगता है। अब यहाँ पर मार्टिन उसे गुस्सा तो दिलाता है, लेकिन इसके ठीक बाद जेनेट वहाँ पर आ जाती है। और अब तक यहाँ पर जेनेट को ऐसा ही लग रहा होता है कि एरॉन को कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है और मार्टिन बस एरॉन को बचाना चाहता है। तो फिर यहाँ पर जेनेट भी उससे उकसाने वाले सवाल पूछने लगती है ताकि गुस्से में एरॉन अपना जुर्म कबूल करे। और जेनेट यहाँ पर जाने अनजाने में एरॉन से काफी कुछ बुरा भला कह देती है। यहाँ तक कि वो एरॉन से ये तक कह देती है कि तुम रशमैन के सर्कस के जानवर हो, और अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मैंने भी उसे लगभग 80 बार ही मारा होता जब तक उसकी आंखें ना निकल जाती। अब ये सारी बातें सुनकर एरॉन का खून खोलने लगता है और पूरा माहौल यहाँ पर काफी गर्मा गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जेनेट नहीं रुकती। वो यहाँ पर कहती है, लेकिन अगर रशमैन तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता तो तुम अभी भी किसी गली में भीख मांग रहे होते। अब ये सब सुनकर एरॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर यहाँ पर रॉय की पर्सनैलिटी बाहर आती है और वो यहाँ पर जेनेट को गर्दन के बल पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे तैसे वो जेनेट को छुड़वाती है। और ये देखकर तो मार्टिन भी हैरान होता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि एरॉन उसके ऊपर हमला कर देगा। और इस वक्त तक यहाँ पर एरॉन का भी हकलाना बंद हो गया होता है और जज के सामने भी ये साबित हो जाता है कि एरॉन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और फिर यहाँ पर जज ये फैसला सुनाती है और वो एरॉन को बेकसूर मानती है, लेकिन अभी उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजने को कहती है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जेनेट काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो अपना केस हार चुकी थी और साथ में उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर मार्टिन एरॉन से मिलने के लिए जेल में जाता है और वो एरॉन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कोर्ट रूम में क्या हुआ था। तो तब यहाँ पर एरॉन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं वापस से ब्लैकआउट हो गया था। तब यहाँ पर मार्टिन बताता है कि तुमने वहाँ पर जेनेट के ऊपर हमला किया था, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम रिहा हो गए हो और आगे तुम अपने मेंटल डिसऑर्डर के लिए हॉस्पिटल में जाओगे। लेकिन अब यहाँ पर आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर जैसे ही मार्टिन जेल से बाहर जाता है तभी एरॉन कहता है कि मिस्टर जेनेट को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि मैंने उनकी गर्दन इतनी जोर से पकड़ी थी कि मैंने उन्हें ऑलमोस्ट मार ही डाला था। लेकिन अब ये सुनते ही मार्टिन हैरान रह जाता है, क्योंकि एरॉन को तो ब्लैकआउट हुआ था। और मार्टिन यहाँ पर वापस उससे जाके पूछता है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। और तब यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट सामने आता है, जहाँ पर एरॉन हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ तो उसका खेल था और उसे किसी तरीके का मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। और यहाँ पर एरॉन ने लोगों के सामने एक फेक पर्सनैलिटी दिखाई होती है, जो कि उसने लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई होती है। और ये सुनते ही यहाँ पर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं, जब एरॉन कहता है कि मैंने उसे मारा था और उसकी छाती पर वो नंबर भी मैंने ही लिखा था, ताकि पुलिस और लोगों को भी ये पता चले कि उस रशमैन की एक दूसरी पर्सनैलिटी भी है और वो हम लोगों के साथ ये सब कुछ भी करता है। और साथ ही में मुझे पता था कि पुलिस को उस टेप और मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सबूत वैसे भी छुप के नहीं रह सकता। लेकिन इन सारे सबूतों के मिलने के बाद भी मुझे सजा हो सकती थी, इसलिए मैंने ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाटक किया। और यहाँ पर एरॉन को ये भी पता होता है कि भले ही एरॉन गुनहगार है, लेकिन गवर्नमेंट उसे अपना पक्ष रखने के लिए कोई ना कोई वकील तो देगी, ताकि दोनों साइड से एकदम फेयर केस हो। अब ये सब सुनते ही मार्टिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो काफी गिल्टी फील करते हुए कोर्ट से बाहर जाता है, क्योंकि बाकी के केसों में उसे पता होता है कि सामने वाला गुनहगार था। लेकिन यहाँ पर उसने एरॉन के ऊपर पूरा भरोसा किया होता है, लेकिन एरॉन ने उसका फायदा उठाया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की कहानी, और क्या लगता है कि एरॉन को सजा मिलनी भी चाहिए थी या नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।